हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। एक बहुत बड़ी इशू दिल्ली गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर चलती चली आ रही है। इस इशू के केस में सुप्रीम कोर्ट का एक फाइनल जजमेंट आया, जो कि एक संवैधानिक खंडपीठ के सामने था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने था। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। आज ही का जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सुलझा दी। कोर्ट ने बोला है दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं उस पर दिल्ली गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल हुआ करेगा, उस पर एलजी का एक्सक्लूसिव कंट्रोल नहीं होगा। अब ये इशू क्या है उसको समझ लेते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं तो आपको पता है कि इंडिपेंडेंस के बाद दो तरीके के राज्य भारत को मिले थे, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस हुआ करते थे और प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी। इनको इंडिपेंडेंस के बाद चार पार्ट्स में बांट दिया गया, पार्ट ए स्टेट्स, पार्ट बी स्टेट्स, सी एंड डी स्टेट्स। इसमें दिल्ली वॉज पार्ट ऑफ पार्ट सी स्टेट। दिल्ली पार्ट सी का पार्ट हुआ करता था। फजल अली कमीशन को फजल अली कमीशन आपको याद होगा, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 में रिपोर्ट आ गई थी और रिपोर्ट पास हो गई थी। तो फजल अली कमीशन ने भी बोला था कि दिल्ली की स्पेशल नीड्स हैं, और दिल्ली की स्पेशल नीड्स को देखते हुए दिल्ली को कुछ पावर दी जा सकती है। कहने का मतलब है शुरू से ही एक्नॉलेजमेंट है कि दिल्ली की स्पेशल नीड्स हुआ करती हैं। हमारे संविधान में सबके लिए एक से कानून नहीं है, सबके लिए एक सी बातें नहीं है। रीजन के हिसाब से स्पेसिफिक प्रोविजंस मुहैया कराए जा सकते हैं, दिए जा सकते हैं। ये एक्नॉलेजमेंट संविधान में कई जगह है, जैसे कि आर्टिकल 371 है, जिसके तहत कई राज्यों के पास स्पेशल प्रोविजंस होते हैं। तो ये कहा जाए कि जब फजल अली कमीशन ने जो पार्ट एबीसीडी स्टेट्स होती इनको खत्म करके दो तरीके के राज्य बना दिए, एक तो स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरीज। ये तो उन्होंने किया कि दो तरीके के यूनिट भारत में होंगे, यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स। लेकिन ये उन्होंने हिंट दिया था कि दिल्ली की अपनी एक अलग पेकुलियर कंडीशंस हैं, उसके लिए उसके साथ स्पेशल किया जा सकता है। अब देखिए, ओरिजिनली देखा जाए तो संविधान में आर्टिकल 239 होता है। ये यूनियन टेरिटरीज को एडमिनिस्टर करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करने की परमिशन देता है राष्ट्रपति को। मतलब यूनियन टेरिटरीज को एडमिनिस्टर करने के लिए राष्ट्रपति एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर सकते हैं। अब यूनियन टेरिटरीज देखें तो तीन तरीके की होती हैं। एक तो वो होती हैं जिसमें राष्ट्रपति एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर देते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट उसे एक्सक्लूसिवली चलाती है, ठीक है। एक होती है आर्टिकल 239 कैपिटल ए। आर्टिकल 239 कैपिटल ए ऐड हुआ 14th अमेंडमेंट एक्ट। जो 14th अमेंडमेंट एक्ट आया था 1962 में, उससे ये ऐड होता है आर्टिकल 239 कैपिटल ए। इसके तहत किसी भी यूनियन टेरिटरी को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दी जा सकती है, असेंबली दी जा सकती है, या एक दिया जा सकता है या दोनों दे सकते हैं। मतलब आर्टिकल 239 कैपिटल ए में ये बोला गया है, जो 1962 में पास संविधान का संशोधन के तहत आया था, कि यूनियन टेरिटरी को सरकार दी जा सकती है। मतलब एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू ना चलाकर एक नई तरीके की क्रिएट कर देते हैं, जिसमें एक सरकार भी हो सकती है, एक लेजिस्लेचर भी हो सकता है, या दोनों ही हो सकते हैं। तीसरी तरीके की आ जाती है आर्टिकल 239 कैपिटल ए, जो दिल्ली के लिए एक्सक्लूसिवली पास किया। अब हुआ क्या था, दिल्ली की कंडीशंस कैसी हैं, दिल्ली के लिए क्या किया जाए। तो 1987 में एक बालाकृष्णन कमीशन आया था। सरकार ने एक बालाकृष्णन कमीशन अपॉइंट किया था। इस कमीशन ने 1987 में बोला था कि दिल्ली की कंडीशंस पिकुलियर हैं, दिल्ली को एक अलग से स्पेशल स्टेटस दिया जाए। तो बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बालाकृष्णन कमीशन 1987, दिल्ली वॉज गिवन ए स्पेशल स्टेटस। जब संविधान ने 69th अमेंडमेंट एक्ट पास किया 1991 में, और आर्टिकल 239 कैपिटल ए इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब 239 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति किसी यूटी को एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू चला सकते हैं। आर्टिकल 239 कैपिटल ए के तहत जो 14th अमेंडमेंट से पास हुआ, 14th अमेंडमेंट 62 से पास हुआ था, उसमें किसी राज्य में एक गवर्नमेंट हो सकती है, लेजिस्लेचर भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। जैसे पौंडीचेरी इसके तहत चलाया जाता है 239 ए के तहत। लेकिन दिल्ली के लिए स्पेशल कंडीशन देखते हुए कमीशन ने बोला, बालाकृष्णन कमीशन ने, कि कर दें। तो दिल्ली के लिए 239 ए पास कर दिया गया, विच क्रिएटेड एन इलेक्टेड
असेंबली एंड ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग ए चीफ मिनिस्टर ऑफ। अब दिल्ली को एक्सक्लूसिव पावर दे दी गई कि दिल्ली के लिए एक अलग से सरकार बना दी जाएगी, विधानसभा बना दी जाएगी। अब ये जो 239 कैपिटल ए पास हुआ, इसके तहत दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है और दिल्ली की जो सरकार होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसके पास स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के सभी मुद्दों पे काम करने का अधिकार होगा। दिल्ली एक स्पेशल केस है, दिल्ली राज्य नहीं है। वैसे जब हम फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स देखते हैं तो पावर्स बटी हैं यूनियन और स्टेट के बीच में, पर दिल्ली के लिए साफ साफ लिख दिया गया कि दिल्ली पे भी स्टेट लिस्ट लागू होती है, कॉन्करेंट लिस्ट लागू होती है। ये इस एक्ट में लिख दिया गया है, जो एक्ट पास किया गया इसमें साफ साफ मेंशन कर दिया गया कि दिल्ली की विधानसभा के पास वो उन सभी मुद्दों पर काम करने का अधिकार है जो स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट में है, एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड मैटर्स। इन 3 मुद्दों पर दिल्ली की विधानसभा काम नहीं कर सकती। बाकी हिस्सों पर दिल्ली की विधानसभा के मतलब स्टेट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में इन 3 मुद्दों को छोड़कर बाकी सभी मुद्दों पर दिल्ली काम कर सकती है। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे दिल्ली के, उनको एडमिनिस्ट्रेटर दिल्ली का कहा जाएगा। अब ये बात तय हो गई 239 ए में। अब प्रॉब्लम ये आई कि एक 239 स्मॉल कैप 239 है, एक 239 ए है। यही प्रॉब्लम बना रहा बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड दिल्ली गवर्नमेंट। प्रॉब्लम का जेनेसिस पॉलिटिकल कंट्रोल है, प्रॉब्लम का जेनेसिस पॉलिटिकल कंट्रोल है, कॉम्प्लेक्सिटी भी है, दिल्ली एक यूनियन कैपिटल भी है, ये भी प्रॉब्लम है, बट एक पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी भी है। अब हुआ क्या, 2015 में हुआ ये कि राष्ट्रपति ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसमें यह कह दिया, 2015 का नोटिफिकेशन ये कहता है कि ये जो सर्विसेज है, सिविल सेवा है, ये जो मेंशन है ये यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में आएगा, क्योंकि दिल्ली में स्टेट लिस्ट लागू होती है, कंकरेंट लिस्ट लागू होती है, लेकिन स्टेट लिस्ट में जो सर्विसेज लिखा हुआ है वहां लिखा है पब्लिक सर्विस कमीशन या सर्विसेज, और दिल्ली तो स्टेट है नहीं, दिल्ली के पास अपना पब्लिक सर्विस कमीशन है नहीं। इसका मतलब जो दिल्ली के पास है नहीं, इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली एलजी के पास जाएगा और राष्ट्रपति इसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या किया कि जो स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर जो सर्विसेज वाली एंट्री है, उसे ये कह दिया गया कि इस पे दिल्ली गवर्नमेंट का अधिकार नहीं होगा, सर्विसेज जो है वो सीधे यूनियन गवर्नमेंट के पास आएगी और इसको यूनियन गवर्नमेंट एलजी के थ्रू चलाएगी। एलजी इस पे सारे फैसले लेंगे, वो चाहें तो वो सीएम से बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये बात कह दी गई। 2015 का नोटिफिकेशन आ गया। अब 2015 का नोटिफिकेशन हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ। ये होते होते फिर एक 3 जजेस बेंच आ गई, उसके 2 जजेस बेंच के पास आया। 2 जजेस बेंच ने कहा सर्विसेज, एक जज ने कह दिया। अब 2 जजेस बेंच के फैसले में एक जज का फैसला दोनों के एक से हो जाए तो ठीक है, अलग अलग हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसमें एक जज ने कुछ कहा, एक जज ने कुछ कहा, तो अल्टीमेटली 3 जजेस बेंच के पास आया और 3 जजेस बेंच ने कहा कि मामला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसे संवैधानिक खंडपीठ को सौंप देना चाहिए। तो 2018 में दिल्ली से संबंधित एक और इशू हुई थी। उसमें 2018 का एक जजमेंट दिल्ली के संदर्भ में आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि एलजी की पावर के बारे में बात कही थी। तो ये 5 जजेस की बेंच, आपको याद रखना चाहिए, आर्टिकल 145 क्लॉज 3 के तहत एक संवैधानिक खंडपीठ बनाई जा सकती है। यदि ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि ये जो मुद्दा है इस पे संविधान का इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है, तो इसके लिए 5 जजेस की बेंच, कम से कम संवैधानिक खंडपीठ वो होती है जिसमें कम से कम 5 जजेस बैठे सुप्रीम कोर्ट के। इससे नीचे की जजेस बेंचेस डिवीजन बेंचेस कहलाती हैं। तो 145 आर्टिकल 145 क्लॉज 3 के तहत एक संवैधानिक खंडपीठ एक मुद्दे पे बना दी गई। उस खंडपीठ ने बोला एलजी इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन ऑल मैटर्स वेयर द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज पावर टू मेक लॉज। मतलब एक लॉजिक जाता है पॉलिटी में कि अगर पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर है तो उसके पास उसकी एग्जीक्यूटिव पावर भी है। तो यहां पर यह कहा जा रहा था क्योंकि दिल्ली के पास सर्विसेज पे काम करने की लेजिस्लेटिव पावर नहीं है, इसलिए दिल्ली के पास सर्विसेज में एग्जीक्यूटिव पावर भी नहीं है। इस लॉजिक को सुप्रीम कोर्ट ने आज ब्रेक किया है। तो 2018 में यह बोला था कि एलजी इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन ऑल मैटर्स वेयर द असेंबली हैज पावर टू मेक लॉज। मतलब जिन जिन मुद्दों पर विधानसभा का, दिल्ली विधानसभा का लॉ बनाने का अधिकार है, उस पर उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर भी
हुआ करेगी, मतलब दिल्ली सरकार इस पे काम करेगी। और यहाँ पर ये कह दिया, जहां पर पॉइंट ये आ गया कि दिल्ली के पास सर्विसेज पे लॉ बनाने की पावर नहीं है, तो एग्जीक्यूटिव पावर भी नहीं है। यूनियन ने ये पॉइंट रखा अपना। यहां पर यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने, एलजी ओनली नीड्स टू बी कंसल्टेड ऑन डिसीजंस टेकन बाय द काउंसिल बट हिज कॉन्करेंस इजंट रिक्वायर्ड। अब यहां पर मोटे मोटे तौर पर 2018 में यह तय कर दिया गया कि दिल्ली सरकार सारे फैसले ले सकती है, वो एलजी से कंसल्ट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, और एलजी की कॉन्करेंस रिक्वायर्ड नहीं है। एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया। मतलब डेमोक्रेसी में जो इलेक्टेड लोग होते हैं उनकी पावर ज्यादा है, जो नॉमिनेटेड है उनकी पावर नहीं है। इसको क्लियर किया 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने। बात लगभग सेटल हो गई थी कि सरकार ही सर्वोपरि है, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट ने इसको, अब यूनियन गवर्नमेंट के पास क्या है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पार्लियामेंट एक ही तरीके से काम कर सकता है, पार्लियामेंट कानून में बदलाव कर दे। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के इस 2018 के फैसले को चेंज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 2021 अमेंडमेंट पास कर दिया। जो दिल्ली के लिए कानून पास हुआ है उसमें एक बदलाव कर दिया, और बदलाव में इस जजमेंट को निगेट करने की कोशिश की। अब क्या कहा, 2021 में जो पार्लियामेंट ने चेंज किया ये दिल्ली के कानून में, वो क्या किया, इट बार्ड लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम कंसिडरिंग मैटर्स ऑन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड फ्रॉम कंडक्टिंग एनी इंक्वायरीज इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। मतलब यह है कि जो दिल्ली का डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप चलता है, मतलब जितने आईएएस अधिकारी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, उनमें दिल्ली का कोई दखलंदाजी नहीं होगी, ना ही उनके कामों पर दिल्ली कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी बिठा सकती है। मतलब सिविल सर्विसेज को दिल्ली के सिस्टम से बाहर ले लिया कानून के तहत। मतलब पार्लियामेंट कानून तो बना सकती है, और तो पार्लियामेंट ने कानून में बदलाव का, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को काउंटर करना है, कानून चेंज कर दो। तो पहले तो इन्होंने ये कह दिया कि दिल्ली डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में कोई काम नहीं करेगी। इट रिक्वायर्स, दूसरा पॉइंट क्या रखा, एनी बिल्स पास्ड बाय द असेंबली टू बी रिजर्व्ड बाय द एलजी फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट इफ द बिल इंसिडेंटली कवर्स एनी मैटर्स आउटसाइड द असेंबलीज परव्यू। अगर असेंबली के, मतलब स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में कोई ऐसा मुद्दा है जो दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, उस पर यदि कोई दिल्ली विधानसभा ने बिल पास किया है, ऐसे बिल को एलजी को राष्ट्रपति को भेजना होगा। कहने का मतलब है कि इस इंटरप्रिटेशन के तहत दिल्ली सरकार के वो बिल जो एलजी समझे ये दिल्ली विधानसभा के क्षेत्र में नहीं आता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे बढ़ा देंगे। ये उनकी ड्यूटी बना दी गई। फर्दर ये भी बोला गया, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट मस्ट फर्स्ट रिसीव एलजीज ओपिनियन। मतलब दिल्ली सरकार जितने एग्जीक्यूटिव एक्शंस लेगी उस पर लेने से पहले उन्हें एलजी की ओपिनियन लेनी जरूरी है। मतलब बेसिकली प्रैक्टिकली एलजी ही दिल्ली की सरकार के हेड होंगे। द दिल्ली गवर्नमेंट, जब ये सब हो गया, मतलब जो ये 2021 में दिल्ली के कानून में बदलाव कर दिया यूनियन गवर्नमेंट ने थ्रू पार्लियामेंट, तो इसको दिल्ली गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि ये असंवैधानिक है। दिल्ली गवर्नमेंट ने ये कहा कि दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट जो 2021 में किया है, इट डिमिनिशेस द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्टेड असेंबली एंड एस्टेब्लिशेस एलजी एज द डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ओवर एनसीटी दिल्ली इन ऑल मैटर्स। मतलब जो मैंने आपको बताया, ये जो कानून पास किया है आपने, बदलाव किया है, संशोधन किया है, इससे तो ये लगता है कि एलजी ही सब कुछ है और जो इलेक्टेड एमएलएज हैं, सरकार है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो अमेंडमेंट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर को, मैंने आपको बताया था केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी दी थी और उसमें बहुत सारे फीचर्स बताए हैं कि कौन कौन से फीचर्स बेसिक स्ट्रक्चर होते। तो इन्होंने कहा ये संवैधानिक संशोधन जो दिल्ली के बारे में पास हुआ है ये बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट करता है, क्योंकि ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट है, सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट है, रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सब बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं। और आपको पता है केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता, ना कोई राज्य, ना कोई पार्लियामेंट, ना कोई विधानसभा जो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट हो। तो उन्होंने इस बेस पे इसको चैलेंज कर दिया कि ये तो सेंटर स्टेट के बीच की पावर डिस्ट्रीब्यूशन के अगेंस्ट है, सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट है। मतलब सारी पावर्स जो है एलजी में कंसंट्रेट हो जाएंगी, एलजी का मतलब यूनियन गवर्नमेंट में, रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है, और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल होते हैं उनकी पावर ज्यादा होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट है। डेमोक्रेसी इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये पर्टिकुलर केस आया 2021 में, अब जब ये चैलेंज किया गया तो इट वॉज पोस्टेड बिफोर द
संवैधानिक खंडपीठ के सामने रख दिया गया, जब 3 जजेस की बेंच ने इसको लार्जर बेंच के सामने भेजने की बात की। क्यों हुआ? क्योंकि 2019 में एक स्प्लिट वर्डिक्ट आया है। स्प्लिट वर्डिक्ट का मतलब होता है एक जज ने कुछ कह दिया, एक जज ने कुछ कह दिया। अब चूंकि इसमें मेजॉरिटी तो है नहीं, ऐसे केसेस यूजुअली बड़ी बेंच के पास जाते हैं, तो 2 से बड़ी 3 होती है, 3 के पास गया। 3 जजेस की बेंच ने कह दिया कि इट रिक्वायर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस इट शुड बी गिवन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। इसलिए ये भेज दिया गया था संवैधानिक खंडपीठ के बाद, और संवैधानिक खंडपीठ ने ये जो अमेंडमेंट पास किया था पार्लियामेंट ने, इसके बारे में आज फैसला दिया, और उन्होंने ये दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में बोला है। जो आज का जजमेंट आया है उसमें क्या क्या बोला गया? द कोर्ट on May 11th ruled in its favor over its control of services in the national capital and held it must control over bureaucrats। मतलब अब दिल्ली जितने ब्यूरोक्रेट्स दिल्ली गवर्नमेंट से संबंधित मुद्दों पे काम कर रहे हैं उस पे एलजी नहीं, दिल्ली सरकार का नियंत्रण होगा। कोर्ट ने यह भी कहा, दिल्ली गवर्नमेंट्स कंट्रोल ओवर सर्विसेज शैल नॉट एक्सटेंड टू एंट्रीज रिलेटेड टू पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। मतलब जो 3 एक्सक्लूडेड एरियाज हैं, इन पे दिल्ली गवर्नमेंट, इन पे जितने आईएएस ऑफिसर्स वगैरह काम कर रहे हैं, सिविल सर्वेंट, उन पे दिल्ली का अधिकार नहीं है। इनके अलावा जितने मुद्दों पर सर्विसेज में काम करेंगे उस पे दिल्ली का अधिकार है। एलजी, अब एलजी में बारे में बता दिया, एलजी विल बी बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट इन ऑल द मैटर्स ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज के जितने मैटर्स हैं, जहां जहां दिल्ली गवर्नमेंट का अधिकार सर्विसेज पे है, उस पे एलजी को वही करना पड़ेगा जो दिल्ली गवर्नमेंट कहेगी। कोर्ट ने कहा, दिल्ली गवर्नमेंट सिमिलर टू अदर स्टेट्स represents the representative form of government and any further expansion of the union's power will be contrary to the constitutional scheme। जहां तक फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात है, दिल्ली गवर्नमेंट वैसे ही है जैसे और जगह राज्य सरकारें चुन के आती हैं, यहां भी चुन के आई है। अगर इसके अगेंस्ट जाएंगे तो संवैधानिक विचार के अगेंस्ट चले जाएंगे। फिर कोर्ट ने कहा, इफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव डोमेन्स, मतलब अगर जो सर्विसेज हैं इनको हम दिल्ली के लेजिस्लेटिव कंट्रोल, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल से निकाल लेंगे, तो मिनिस्टर्स वुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंट्रोलिंग द सिविल सर्वेंट्स हु आर टू इम्प्लीमेंट द एग्जीक्यूटिव डिसीजन। मतलब दिल्ली किसी भी सरकार के फैसलों को इम्प्लीमेंट कौन करता है? सिविल सर्वेंट्स करते हैं। अगर सिविल सर्वेंट्स के ऊपर से ये कंट्रोल हटा लिया जाएगा तो अकाउंटेबिलिटी का एलिमेंट पूरा नहीं हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली लाइज विद द इलेक्टेड गवर्नमेंट, दिस इंक्लूड्स पावर ओवर आईएएस एंड ज्वाइंट कैडर ऑफिसर्स टू दिल्ली। दिल्ली के डिपार्टमेंट में जितने आईएएस ऑफिसर्स हैं, ज्वाइंट कैडर्स के जितने ऑफिसर्स हैं, सब पे दिल्ली का नियंत्रण डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहेगा। दिस 5 जज बेंच headed by the CGI in a democratic form of government, the real power of administration must rest with the elected government। Again, democracy is most important thing, and जितनी भी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की रियल पावर एडमिनिस्ट्रेशन की है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास रहनी चाहिए, ना ही नॉमिनेटेड एलजी के पास। If a democratically elected government is not given the power to control the officers, the principle of triple chain of accountability will be redundant। Triple chain of accountability, officers are accountable to the government, government is accountable to the parliament। तो जो accountability का एलिमेंट है, जवाबदेही का एलिमेंट है, वो डाइल्यूट हो जाएगा अगर नॉमिनेटेड बॉडी के पास सारी पावर दे दी जाएंगी। इसलिए इलेक्टेड गवर्नमेंट की पावर्स इंपॉर्टेंट है। बेंच ने फिर कहा, इफ ऑफिसर्स स्टॉप रिपोर्टिंग टू द मिनिस्टर्स, अगर सिविल सर्वेंट मंत्रियों को रिपोर्ट करना बंद कर देंगे और डू नॉट अबाइड बाय देयर डायरेक्शंस, the principle of collective responsibility is affected। मतलब officers have to report to the elected ministers who are ministers of the दिल्ली गवर्नमेंट। नहीं करेंगे तो फिर दिल्ली गवर्नमेंट विधानसभा को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फुलफिल कर पाएगी? The officers feel, if the officers feel they are insulated from the control of the government which will dilute the accountability and affect governance। ऑफिसर्स अगर लगने लगे कि हमको मंत्री को आंसरेबिलिटी नहीं है, तो ऑब्वियसली जो अकाउंटेबिलिटी का एलिमेंट है वो डाइल्यूट हो जाएगा। 5 जज, ये द केस पर्टेन्स टू ए पावर स्ट्रगल बिटवीन द दिल्ली गवर्नमेंट एंड द सेंटर ओवर कंट्रोल ऑफ सर्विसेज इन द नेशनल कैपिटल। ये जो प्रॉब्लम चल रही थी 2015 के नोटिफिकेशन के बाद से, उसका सॉल्यूशन हुआ है और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इलेक्टेड गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल, ऑल द डिसीजंस ऑफ ऑल द सिविल सर्वेंट शैल बी टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एक्सेप्ट जो 3 एरियाज हैं जिनमें पब्लिक ऑर्डर है, पुलिस है और लैंड है। इनको छोड़कर बाकी जितने एरियाज में सिविल सर्वेंट्स हैं
उस पर दिल्ली गवर्नमेंट विल बी फाइनल अथॉरिटी, एलजी का नहीं है, यूनियन गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा। दिस वे दिल्ली और यूनियन की एक जो प्रॉब्लम थी वो आज एक संवैधानिक खंडपीठ ने रिजॉल्व कर दी। दिस जजमेंट इज गिवन टुडे बाय ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अबाउट दिल्ली। 2018 वाले में जनरली कह दिया था कि जिन जिन मुद्दों पर विधानसभा को लॉ बनाने का अधिकार है, प्रिंसिपल ये है लेजिस्लेटिव पावर जिसके पास है उन मुद्दों पर एग्जीक्यूटिव पावर भी होती है। एग्जीक्यूटिव पावर को एग्जिस्ट विद लेजिस्लेटिव पावर। इफ बॉडी डज नॉट हैव लेजिस्लेटिव पावर, शुड नॉट हैव एग्जीक्यूटिव पावर। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि सर्विसेज दिल्ली के पास नहीं मानी जाती, इसलिए सर्विसेज का अधिकार उनके पास नहीं होगा, जो उनके पास नहीं है वो सीधे यूनियन गवर्नमेंट को चला जाएगा। उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और आज फैसला दे दिया जिसमें दिल्ली के पास सिविल सर्वेंट्स पे पूरा कंट्रोल हुआ करेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ टुडे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में कुछ भी इससे आ सकता है। मैंने आपको बताया 3 तरीके की यूटीज हैं, एक आर्टिकल 239 में होती हैं, एक आर्टिकल 239 कैपिटल ए में है जिसमें पौंडीचेरी है, और एक आर्टिकल 239 ए है जो एक्सक्लूसिवली दिल्ली के लिए है। इन द केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज वी डोंट हैव एनी यूनिफॉर्म पॉलिसी, डिफरेंट यूटीज डिफरेंट तरीके से चलाई जाती है। दिल्ली अपने आप में स्पेशल केस है। दिल्ली को सरकार या विधानसभा देने का अधिकार पार्लियामेंट के पास नहीं है, पार्लियामेंट ने नहीं किया। ये आर्टिकल 239 ए में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि उसके पास असेंबली होगी, और जितनी यूटीज 239 कैपिटल ए में जो दी जाती है ये पार्लियामेंट कानून बना के देता है। तो यहाँ पार्लियामेंट ने कानून नहीं बनाया है, यहाँ तो संविधान में ही संशोधन कर दिया गया जिसके पास दिल्ली को ऑटोमेटिकली ये पावर मिलती है। सो द पावर ऑफ दिल्ली इज डिफरेंट फ्रॉम द पावर ऑफ पौंडीचेरी, राइट? So this is all about this particular case. Thank you very much for joining this particular video. Thank you.